फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा, एलसीआर, परिपथ और ट्रांसफार्मर। ये वीडियो प्रत्यावर्ती धारा, एलसीआर, परिपथ और ट्रांसफार्मर नाम के टॉपिक के लिए एक वन शॉट वीडियो है। इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनकी डिटेल वीडियो मैं बाद में नीट के हिसाब से अपलोड करूँगा। ये किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 15 से 20 मिनट के लिए एक रिवीजन वीडियो है, जिसमें ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में पूरा का पूरा मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी हर यूनिट की सीरीज़ आपको मिल रही है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, इसमें टोटल 8 टॉपिक है और 8 टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन होते नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। और ये समीकरण आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की निर्भरता के कारक पूछे जाते हैं। तो n नंबर ऑफ टर्न्स, b बराबर चुंबकीय क्षेत्र, a बराबर कुंडली का क्षेत्रफल, ओमेगा बराबर उसकी स्पीड, घूमने वाले रोटर की स्पीड, और साइन ओमेगा टी एक्चुअल में एक फैक्टर है। तो याद रखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला सारी की सारी चीज़ें समानुपाती है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना होता है। तो अगर आपको धारा निकालना है तो सीधे कुछ नहीं करना है, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी में आपको r का भाग दे देना है। तो आपको याद रखना ये वाला फैक्टर, इसको हम E0 कहते हैं। NBA ओमेगा को हम बोलते हैं शिखर मान या पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं? शिखर मान या पीक वैल्यू। और I0 क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका NBA ओमेगा डिवाइडेड बाई r, या फिर I0 इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई r। ये धारा का शिखर मान कहलाएगा। तो धारा का शिखर मान बोलिए या वोल्टेज का शिखर मान बोलिए, इसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। ओमेगा का मतलब यहाँ पर कोणीय चाल से है या कोणीय वेग से है, ठीक है भाई। तो ये आपको विद्युत वाहक बल के बारे में पता होना चाहिए। तो विद्युत वाहक बल का समीकरण आपको पता चल गया, तो फिर आपको विद्युत वाहक बल के बेसिस पर आपको विभिन्न मान पता चलते हैं, और वो सीधे सीधे फिर हम जाते हैं प्रत्यावर्ती धारा में। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा की एक साइकिल इस प्रकार से काम करती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने को एक चक्र कहा जाता है, एक कंप्लीट साइकिल। और इस साइकिल को यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा समय आवर्तकाल। याद रखिए, तो आवर्तकाल और आवृत्ति के बीच में जो रिलेशनशिप है कुछ इस प्रकार से। कई बार छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, आवर्तकाल और आवृत्ति का मान दिया जाता है, आवर्तकाल निकालना होता है। जैसे इंडिया में विद्युत धारा की सप्लाई 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है। अगर उसका आवर्तकाल अगर आपको निकालना है, अगर उसका आपको आवर्तकाल निकालना है तो ये हो जाता है 1/50.02 सेकेंड। तो इंडिया में प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह का जो आपके पास में फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज है, और जो आवर्तकाल है 0.02 सेकेंड है। ये आपको याद रखना है। लेकिन इस साइकिल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ये आपका पीक मान है, ये शिखर मान है, ये आपका पीक मान और शिखर मान है। यहाँ से एक लाइन देखो, एक 3 लाइन यहाँ पर होती है, 3 लाइन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर में जो मान होगा, अगर ये साइकिल धारा की है तो I0 लिखेंगे। वोल्टेज की अगर लाइन होती है, वोल्टेज का साइकिल होता है तो E0 लिखते हैं। फिर यहाँ पर दूसरी लाइन जो उसको हम लिखते हैं IRMS, और यहाँ पर लिखते हैं I एवरेज। तो याद रखिए, इन तीनों का एक ही चक्र के अंदर, याद रखिए, इन तीनों का एक चक्र के अंदर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल, I0, IRMS और I एवरेज। इन तीनों का एक कंप्लीट साइकिल के अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी? 0, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर। तो इनका एक्चुअल में जो मान होता है ये अर्धचक्र के अंदर निकाला जाता है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हमको सबसे पहली चीज़ क्या निकालना होता है? IRMS। तो IRMS इज इक्वल टू I0/√2, और I एवरेज इज इक्वल टू हो जाता है आपका I0 × 2/π। ये आपको याद रखना है। और ये मिलता है आपको 45 डिग्री के रोटेशन पर, और ये अप्रॉक्सीमेट 40 डिग्री के रोटेशन पर मिलता है। तो RMS मान मतलब वर्ग माध्य मूल मान या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और ये आपकी एवरेज वैल्यू, ये 40 डिग्री के रोटेशन पर, मतलब ये 40 डिग्री का रोटेशन, ये 45 डिग्री का रोटेशन, और ये 90 डिग्री का रोटेशन। 40, उसके बाद 45 और ये 90। तो एक अर्ध चक्र के भी आधे पोर्शन में इनका कैलकुलेशन हो जाता है। अगर पूरी कंप्लीट साइकिल का अगर इनका एवरेज मान निकाला जाए तो वो 0 होता है। ये आपको याद रखना है। ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए मैंने आपको विभिन्न मान बता दी। अब बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न मान में एक कंडीशन आती है आपकी लीडिंग और लैगिंग। तो लीडिंग और लैगिंग का मतलब क्या? अगर धारा अगर यहाँ चल रही तो वोल्टेज अगर मान लीजिए, अगर वोल्टेज अगर मान लीजिए इस तरफ चल रहा है तो ये +5 कहलाएगा, और अगर मान लीजिए वोल्टेज अगर पीछे चल रहा है तो -5 कहलाएगा। तो इक्वेशन के आधार पर कैसे पहचान सकते हैं? मान लीजिए हमने लिखा V0 sin ओमेगा t + 5
और यहाँ पर हमने लिखा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इसका मतलब है वोल्टेज आगे चल रहा है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं लैगिंग। ये आपको याद रखना है, लैगिंग। ये कंडीशन कहलाती है लैगिंग। और अगर मान लीजिए इसी कंडीशन में अगर V0 साइन ओमेगा टी -5 हो जाए और धारा का इक्वेशन I0 साइन ओमेगा टी रह जाए, तो ये कंडीशन कहलाएगी आपके लिए क्या, लीडिंग। मतलब जिसमें धारा आगे चल रही है लीडिंग कहलाएगा, और वोल्टेज जिसमें आगे चलेगा वो लैगिंग कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। और ये जो कोण जो बन रहा है, ये जो कोण जो बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, कलांतर कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और इसी कलांतर के बेसिस पर पूरा का पूरा प्रत्यावर्ती धारा का कॉन्सेप्ट जो है वो टिका हुआ रहता है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी भी, आगे देखते हैं। तो मैंने आपको बता दी लीडिंग और लैगिंग की कंडीशन। अब बात करते हैं एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ में टोटल सीरीज परिपथ आपके सिलेबस में है, और उसमें टोटल वैरायटी हमारे पास 7 है। मैं एक ही वैरायटी के अंदर सारा सब कुछ बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कॉइल लगा दिया, फिर कैपेसिटर लगा दिया, फिर उसके बाद आपने प्रतिरोध लगाया, और यहाँ पर आपने एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगा दिया। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, कुंडली का प्रेरकत्व L, कैपेसिटी C और रेजिस्टेंस। तो इसका प्रतिरोध जो हो जाएगा वो XL, इसका प्रतिरोध XC और ऑलरेडी R का है। तो याद रखिए, इसके प्रतिरोध की रुकावट की डायरेक्शन ऊपर, इसके प्रतिरोध की रुकावट की डायरेक्शन नीचे। ये प्रतिरोध को हम प्रतिघात नाम से जानते हैं। तो XC और आपका XL। तो XL की वैल्यू होती है आपकी 2πfL और XC की वैल्यू होती है 1/2πfC। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। मतलब ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं XL और XC। तो सबसे पहली चीज़, पूरे परिपथ की रुकावट जिसको हम बोलते हैं प्रतिबाधा या इम्पीडेंस, तो उसकी वैल्यू होती है Z इज इक्वल टू XL माइनस XC का स्क्वायर और R स्क्वायर। पूरे परिपथ का टोटल वोल्टेज जो होता है वो होता है आपका VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। रजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप, कुंडली का वोल्टेज ड्रॉप, कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप। उसके बाद पूरी परिपथ में गुजरने वाली धारा V डिवाइडेड बाई आपका Z। तो आपने V निकाल लिया, Z निकाल लिया, पूरी परिपथ में धारा निकाल लिए। XL XC की वैल्यू निकल गई, R निकल गया, Z निकल गया, वोल्टेज निकल गया, धारा निकल गई। इसके अलावा एक और चीज़ निकालना होता है परिपथ का पावर फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं cos फाई। तो परिपथ का पावर फैक्टर जो होता है, जिसको हम cos फाई बोलते हैं, cos फाई इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई Z। और Z आप पहले से निकाल चुके हैं। तो इनके बेसिस पर कोण वगैरह कैलकुलेट करने के बाद फिर हमको पता चलता है कि परिपथ में कलांतर कितना है, और परिपथ में कलांतर के बेसिस पर ही सब कुछ निर्धारित होता है। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आपको पता होगा cos 90 इज इक्वल टू 0 और cos 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ याद रखिए, जहाँ पर cos 0 वाली कंडीशन बनेगी वहाँ पर खपत की जो वैल्यू होगी वो होगी 100%, और ऊर्जा का जो संचय होगा वो होगा 0%। और जहाँ पर cos 90 वाली वैल्यू बनेगी वहाँ पर आपका ऊर्जा का जो संचय रहेगा वो रहेगा 100%, और जो खपत रहेगी वो रहेगी आपकी 0%। तो अगर जहाँ कहीं भी cos 90 वाली जगह बनेगी तो वो आपका या तो L परिपथ होगा या तो C परिपथ होगा, मतलब सिंगल L सिंगल C परिपथ। और जहाँ पर 0 डिग्री बनेगा, मतलब वहाँ पूरी खपत हो जाएगी एनर्जी, वहाँ पर आपका बनेगा कौन सा, R परिपथ। ये आपको याद रखना है। तो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जब कलांतर होंगे तो इनके मान भी वेरी करेंगे। और अगर पावर निकालना है, शक्ति निकालना है कि शक्ति कितनी खपत होती है, तो शक्ति P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू आपका IRMS इंटू आपका cos फाई। और cos फाई की वैल्यू मैंने बता दी। इस cos फाई को हम PF के नाम से जानते हैं, पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू, PF की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और PF की जो मिनिमम जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। और इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू जो होती है वो होती है 0.8 के करीब। प्रैक्टिकल वैल्यू 0.8, मैक्सिमम वैल्यू 1, और जो उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है भी। तो ये आपको याद रखना है LCR परिपथ के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर बात करते हैं LCR परिपथ की बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद वॉटफुल धारा। ऐसी धारा जो पावर में कन्वर्ट हो रही है। तो याद रखना, ये आपको, ये हम बोलते हैं I cos फाई को बोलते हैं वॉटफुल धारा, और I sin फाई को बोलते हैं वॉटलेस। तो ये वॉटलेस धारा और ये आपकी वॉटफुल धारा। तो वॉटफुल और वॉटलेस, वॉटफुल का मतलब जो एनर्जी में या शक्ति में कन्वर्ट हो रही है, और वॉटलेस का मतलब है वो शक्ति के रूप में संचित हो रही है। तो ये आपको ये याद रखना है I cos फाई और I sin फाई के बारे में। फिर बात करते हैं अनुनाद के बारे में। तो LCR सीरीज परिपथ में अनुनाद का मतलब ये होता है
एक्सएल बराबर एक्सी हो जाना, और जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है तो अनुनाद की आवृत्ति जो हम निकालते हैं F0 इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC, इस परिपथ पर एक्सएल और एक्सी का कंबाइन इफेक्ट खत्म हो जाता है, जेड का मान केवल प्रतिरोध के बराबर रह जाता है, और अनुनाद जब होता है तो धारा का आयाम बढ़ जाता है, और धारा का जब आयाम बढ़ जाता है तो इस प्रकार से कर्व बनते हैं, इस प्रकार से कर्व बनते हैं, इस प्रकार से कर्व। तो यहाँ पर आपकी आई मैक्सिमम रहेगी, तो यहाँ पर प्रतिरोध कितना रहेगा, आई मिनिमम, मतलब कम से कम प्रतिरोध वाले ग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा धारा फ्लो होती है, और इस पर्टिकुलर आवृत्ति को ही हम क्या बोलते हैं, अनुनाद की आवृत्ति। अब ये अनुनाद की आवृत्ति का जब आरएमएस मान की आवृत्ति से अनुपात निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्यू गुणांक, और उसकी वैल्यू होती है ω0 डिवाइड बाई 2 डेल्टा ओमेगा। तो एक क्यू गुणांक नाम की चीज आती है जिसका एक और फॉर्मूला है 1/r रूट L डिवाइडेड बाई C, जहाँ पर L बराबर प्रेरकत्व, C बराबर कैपेसिटेंस, R बराबर रेजिस्टेंस। तो इन दो फॉर्मूले से क्यू गुणांक निकाल सकते हैं। क्यू गुणांक के दो फॉर्मूले तो नहीं है, क्यू गुणांक के 10 से भी ज़्यादा फॉर्मूले हैं, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये दो फॉर्मूले आपके लिए इनफ है। इनका संबंध अनुनाद से, अनुनाद पर धारा का आयाम तेजी से बढ़ता है, वोल्टेज प्रवर्धित हो जाता है आपका कुंडली के अंदर और कैपेसिटर के अंदर। प्रतिरोध को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है भी। प्रतिरोध अपने हिसाब से धारा को एडजस्ट करता है और यही परिपथ के नियंत्रण का कारण है, इसलिए प्रतिरोध को नियंत्रक एजेंट कहा जाता है अनुनाद के अंदर, क्योंकि अगर प्रतिरोध नहीं होगा तो परिपथ जल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि किस टाइप से अनुनाद होता है, क्यू गुणांक कैसे काम करता है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में मैं आपको बेसिकली जो चीज़ आपके काम की है वो समझा दे रहा हूँ। ट्रांसफार्मर में इस प्रकार के ट्रांसफार्मर के खोल्स होते हैं, जिसको अपन एक उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है भाई। इसमें ये प्राइमरी कॉइल, ये आपकी प्राइमरी कॉइल, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल। तो ट्रांसफार्मर में आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में दो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ट्रांसफार्मर अनुपात K इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई V1, E2 डिवाइड बाई E1, इसके अलावा N2 डिवाइडेड बाई N1 और I1 डिवाइडेड बाई I2। सेकेंडरी साइड में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है और सेकेंडरी साइड में अप्लाइड जो लोड है उसके हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप V2 है, और बाकी आप देख लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स N2 N1। तो याद रखिए K का मान अगर 1 से ज़्यादा होगा तो ये ट्रांसफार्मर अपनी द्वितीयक साइड में वोल्टेज को बढ़ाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वहीं अगर K की वैल्यू अगर 1 से कम हुई तो ये आपका कहलाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बस याद रखिए सारी कंडीशन में 2-2 वाले पोर्शन सेकेंडरी के लिए जाते हैं, मतलब ऊपर में सेकेंडरी वाली कंडीशन, लेकिन धारा वाले में प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी हो जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर अनुपात आपको याद रखने। धारा और आपको वोल्टेज अगर पता चल गया तो शक्ति कैलकुलेट करने के लिए कई बार आता है, तो शक्ति इज इक्वल टू VI1 या VI2, तो ये आपको याद रखना है। तो ये पावर का कैलकुलेशन भी दे दिया, रेशियो का भी, और ट्रांसफार्मर के टाइप भी हमने थ्योरेटिकल डिस्कस कर ली। आपके सिलेबस में इतना ही है। फिर बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस कितने होते हैं। तो ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं वो बेसिकली होते हैं आपके 3 टाइप के। तो पहला जो लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, पहला जो ट्रांसफार्मर लॉस होता है वो होता है आपका कॉपर लॉस। अब जो कॉपर लॉस क्या चीज़ है, मैंने अभी आपको बताया था डायग्राम बता करके इस प्रकार से। ये जो कॉपर के जो कॉइल है इनमें धारा प्रवाह करेंगे तो सीधी सी बात है गर्म होगी तो जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी हीट में, यही लॉस है। तो कॉपर में लॉस नहीं है, कॉपर के अंदर में हीट लॉस है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है I2RT। तो कॉपर लॉस की वैल्यू I2RT है। तो यहाँ पर प्रतिरोध की वजह से कॉपर लॉस हो रहा है, तो प्रतिरोध को कम करने के लिए चालक तार को मोटा बनाना पड़ेगा, ये इसका उपाय है। मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। दूसरा जो होता है आपका आयरन लॉस। तो आयरन लॉस में फिर 2 प्रकार के लॉस है, एक आपका भंवर धारा नुकसान और एक आपका हिस्टेरिसिस। भंवर धारा मतलब एडी करंट और हिस्टेरिसिस मतलब शैथिल्य लॉस। तो भंवर धारा क्योंकि कोर की जो बनावट है उसकी वजह से भंवर धारा उत्पन्न होती है, और हिस्टेरिसिस जो होता है वो चुंबकीय डोमेन की वजह से होता है। डोमेन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो भंवर धारा से बचने के लिए आपको क्या काम करना है, लेमिनेशन का इस्तेमाल करना है। एक तो लेमिनेशन का इस्तेमाल करना है और कोर को फिलेट आकार में काटना है, मतलब वो बिल्कुल कोर जो होगी वो एकदम धारदार नहीं होगी, फिलेट होगा, थोड़ा सा घुमावदार पोर्शन होगा। और हिस्टेरिसिस से बचने के लिए, क्योंकि ये चुंबकीय अवशेष से संबंधित है, मतलब जब धारा प्रवाहित करते हैं तो कोर के अंदर जो चुंबकीय वाहक बल को प्रवाह होने से रोकने वाला जो एक नुकसान है वो हिस्टेरिसिस या चुंबकीय डोमेन में लॉस है। तो चुंबकीय डोमेन के इस लॉस के अंदर इससे बचने के लिए हमको सिलिकॉन की मात्रा मिलानी चाहिए।
स्टील के अंदर सिलिकॉन की मात्रा अगर मिला देते हैं तो हिस्टेरिसिस लॉस थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसमें ये दूसरा लॉस कहलाता है। अब तीसरा जो लॉस है ये आपका चुंबकीय क्षरण कहलाता है। तो तीसरा जो लॉस है चुंबकीय क्षरण, मैग्नेटिक लॉस। तो यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा वो एयर में ट्रेवल करेगा, कुछ कोर से जाएगा। तो कुल मिलाकर के प्राथमिक साइड में जितना फ्लक्स बनता है, क्या वो द्वितीयक साइड 100% पहुँच रहा है? अगर 100% नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ लॉस हो रहा है। तो इसलिए कॉइल जितने ज़्यादा पास में हो, इसका उपाय आपको बता दिए मैंने। हर एक लॉस का उपाय पूछा जा सकता है। तो लॉस क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसकी वजह से क्या डिफ़िकल्टीज उत्पन्न हो रही है और उसके उपाय क्या है, ठीक है। तो वैसे ही चुंबकीय क्षरण में चुंबकीय बल रेखाओं का लॉस है, ये फ्लक्स का नुकसान है, इससे हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल घट सकता है। इसलिए कॉइल को पास पास बनाया जाए या ओवरलैप किया जाए, लेकिन ओवरलैप में फिर ट्रांसफार्मर की प्रिकॉशन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल मैटर हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा ये वीडियो जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पहले हो चुका है, प्रत्यावर्ती धारा, LCR और ट्रांसफार्मर कंप्लीट होता है। इसका आप रिवीजन कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में।